वेलकम गाइस, आपका फिर स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जैसे कि हम बात कर रहे थे एग्रोनॉमी चैप्टर के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को, तो पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी सोल्व कर लिया है, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस को सोल्व किया था और जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहा है, जहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आया था। ठीक है, रेस्पॉन्स आपका अच्छा था, इसलिए याद रखिए इस सीरीज़ को अब से स्टार्ट कर दिया गया है। मतलब आपको यहाँ से इस सीरीज़ से आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, क्योंकि याद रखिएगा यहाँ लगभग 700 क्वेश्चंस ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो सेट वाइज हम यहाँ पर सोल्व करेंगे, 20 से 30 क्वेश्चंस एक चैप्टर में हम क्लियर करेंगे। ठीक है, मतलब आपको रेगुलर क्लासेस ज़रूर लेनी है। यहाँ पर आपके एनिमल भी आएगी, एग्रो भी आएगी और हॉर्टी भी आएगी। मतलब तीनों सेक्शन के यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को लिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो ये कंटेंट है आप जानते ही होंगे ACC का है। ठीक है, तो यहाँ पर कंटेंट काफ़ी दमदार है और यहाँ पर एक्सप्लेन करने का जो काम है या फिर इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ पर केवल क्वेश्चंस पर फोकस करना है और कंटेंट पर जोर देना है। ठीक है, और जब भी क्लास लगेगी याद रखिएगा केवल माइंड को कंसंट्रेट ही रखना, इधर उधर की बातें नहीं आनी चाहिए और आपका यहाँ से क्लास से ध्यान नहीं भटकना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। 20 क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 20 क्वेश्चंस तक हम कोई टाइम नहीं लेंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मतलब हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, थोड़ा सा साइज़ थोड़ी बड़ी है तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बायोरेट का निर्माण यूरिया बनाने के क्रम में किस तापमान में होता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके प्री PG में भी पूछा जा चुका है और आपके सुपरवाइज़र में भी पूछे जाने की संभावना है। मतलब आने वाली सुपरवाइज़र और आपकी जो TA है, WO है, तो WO में याद रखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप TA और WO की तैयारी कर रहे हो या फिर आप PG लेवल की कोई सी भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उनमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। UG के लिए ऐसे क्वेश्चंस हार्ड हो जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। लेकिन याद रखिएगा आपको पता है यूरिया से क्वेश्चंस हर एक एग्जाम में पूछा आता है। जब भी आप पढ़ोगे याद रखिएगा यूरिया, तो आपको 2 या 3 बातें तो पक्का होना ही चाहिए याद कि यूरिया सबसे पहले तो याद रखिएगा, अगर आपको पूछा आता है कि यूरिया अगर किसी खेत में लगातार हम इसका प्रयोग करेंगे तो जो वो मृदा है जहाँ पर इसका लगातार प्रयोग हो रहा है, तो वो मृदा किस प्रकार की हो जाएगी, वो हो जाएगी याद रखिए अम्लीय। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा जो यूरिया है ये किस प्रकृति का है, ये अम्लीय प्रकृति का है। क्या है ये? अम्लीय प्रकृति का है। मतलब अगर आप इसका ज़्यादा प्रयोग करोगे तो ये क्या करेगा, जो मृदा है आपकी उसको अम्लीय बना देगा। ठीक है, ये याद रखना, ये आपके जेट में भी पूछा गया है क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपको सभी को पता ही होगा, इसमें नाइट्रोजन कितना होता है यूरिया में, 46% होता है। सभी को पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर याद रखिए जो नाइट्रोजन है ये तो 46% पाया जाता है, लेकिन ये नाइट्रोजन होता किस रूप में, किस फॉर्म में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा कि ये जो नाइट्रोजन होता है ये होता है याद रखिए एमाइड रूप में। याद रखना ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको एग्जाम में पूछा, वैसे तो नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में पाया जाता है, तो याद रखिए एमाइड रूप में पाया जाता है। याद रखिएगा एमाइड का मतलब होता है NH2 बॉन्ड, NH2 बॉन्ड, क्योंकि आपको पता है कि यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CO NH2 NH2। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, CO के साइड दोनों क्या होते हैं, NH2 बॉन्ड लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? NH2 बॉन्ड लगे होते हैं, और इस NH2 जो बॉन्ड होता है इसी को बोला जाता है एमाइड। तो क्लियर हुआ, नाइट्रोजन एमाइड रूप में होता है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर पूछा गया है कि बायोरेट का निर्माण यूरिया बनाने के क्रम में किस तापमान पर होता है, किस टेम्परेचर पर होता है। ठीक है, तो लगभग इसका जो टेम्परेचर की बात करेंगे तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होता है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर 150 से अधिक, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C ऑप्शन। याद रखिएगा अगर आपको टेम्परेचर याद रखना है तो 170 डिग्री सेंटीग्रेड आपको रखना है याद। ठीक है, और इसके साथ साथ याद रखिए एक और क्वेश्चन पूछा आता है कि यूरिया में बायोरेट की मात्रा कितनी % से अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक होने पर ये नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो बायोरेट की मात्रा है याद रखिएगा ये जो रिकमेंड की गई है ये 1.5%, मात्र 1.5% से भी कम होनी चाहिए, मतलब 1.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। याद रहेगा, याद रखना यूरिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने सोल्व कर लिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेहूँ वैसे तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको सभी को पता होना चाहिए कि गेहूं की सोनालिका किस्म है। तो जो सोनालिका किस्म है ये क्या होती है, याद रखिए एकल जीन वाली होती है।
आपको पता होना चाहिए गेहूं में 3 प्रकार की वेराइटीज़ होती है, 1 जिन वाली, 2 जिन वाली और 3 जिन वाली। इनके बारे में कोई खास बात नहीं करेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डायरेक्ट कि निम्न में से किस नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व की तुलना द्वितीयक पोषक तत्व अधिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया कि नाइट्रोजन युक्त ऐसा उर्वरक है जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। इस क्वेश्चन के लिए NPK होते हैं, पता है। द्वितीय कौन से होते हैं, याद रखिएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर होते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को पहले समझिए कि इसमें पूछा गया है कि इन उर्वरकों से मतलब प्राथमिक उर्वरकों से अधिक कौन से होने चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सल्फर होने चाहिए। अब आपको यहाँ पर पहचानना है कि इनसे ज़्यादा मतलब जो सेकंड है ये अधिक किस में है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट सल्फेट और यूरिया। चलिए कुछ टाइम आपके पास है इसके लिए, सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर तब तक मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आता है कैन, जिसे आप किसान खाद बोलते हो। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो प्रकृति में क्या होता है, याद रखिए उदासीन होता है। किसान खाद जिसे बोला जाता है, जिसमें नाइट्रोजन 26% पाया जाता है। लेकिन याद रखिएगा इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है। याद रखना मैग्नीशियम भी कैन में पाया जाता है, और कितना होता है, लगभग 4.5, मतलब 45 से आप याद रख सकते हो, 4.5% होता है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई। इसमें मतलब क्या है, इसमें केवल नाइट्रोजन ही होता है, जो कि याद रखिए अमोनिया और नाइट्रेट, दो फॉर्म आपको पता है नाइट्रोजन की। एक अमोनिया फॉर्म में होती है जो कि प्लस होती है, और जो एक नाइट्रेट फॉर्म होती है वो होती है माइनस रूप में होती है। ठीक है, तो इसमें जो नाइट्रोजन होती है कैन में, जभी तो इसको उदासीन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें याद रखिएगा जो नाइट्रोजन होता है ये 50% से होता है अमोनिया रूप में, मतलब प्लस में, उदासीन रूप में, और जो 50% होता है वो होता है माइनस रूप में, मतलब नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, इसलिए ये उदासीन प्रकृति का होता है। इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है, कितना पाया जाता है, 4.5% पाया जाता है। नाइट्रोजन इसमें 26% पाया जाता है। प्रकृति से ये क्या होता है, याद रखिएगा उदासीन होता है। क्लियर रहेंगे याद। चलिए सेकंड की यहाँ पर बात करेंगे अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब वो कैसे, यहाँ पर याद रखिएगा कि अमोनियम सल्फेट, तो अमोनियम सल्फेट की अगर बात करेंगे तो ये अमोनियम सल्फेट वही है, याद रखिएगा, जिसका प्रयोग मुख्यतः धान में किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः गन्ने में भी किया जाता है। मतलब वे सारी क्रॉप जो कि याद रखिएगा नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में ग्रहण करती है, वो सारी याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो रिकमेंड किया जाता है नाइट्रोजन उनको, वो किया जाता है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, याद रखिएगा कि धान और गन्ने को नाइट्रोजन देने के लिए किस नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो नाइट्रोजन सल्फेट का। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन का राइट आंसर कैसे हो जाता है उसको भी यहाँ पर पहचान लेते हैं। क्योंकि अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होता है 20%, लेकिन इसमें सल्फर होता है वो होता है 24%। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये होता है प्राथमिक, ये होता है सेकेंडरी। तो प्राथमिक तो इसमें 20 है, लेकिन इसमें सेकेंडरी है, मतलब जो सल्फर है ये 24% है। मतलब जो प्राथमिक पोषक तत्व है इसकी तुलना में सेकेंडरी ज़्यादा है। तो यही तो क्वेश्चन में पूछा गया, ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें प्राथमिक की बजाय द्वितीय अधिक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें समझाने की कोई बात है नहीं वैसे, कि महुआ की खली नाइट्रोजन कितनी होता है। सबसे पहले याद रखिएगा महुआ की खली है, इसको डाइजेस्ट, मतलब एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हो, इसका जो याद रखिएगा जब हम इसको मिट्टी में मिलाते हैं तो इसको, बाकी सबको तो मान लीजिए 1 मंथ लगता है। ठीक है, लेकिन इसको क्या होता है, महुआ की खली जिसका प्रयोग मुख्यतः याद रखिए धान की फसल में किया जाता है, तो इसमें लगभग इसको मिट्टी में मिलने में लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है। वैसे याद रखिएगा इसमें एक कंपोनेंट भी होता है, वो क्या होता है, सेपोनिन होता है। क्या होता है इसमें कंपोनेंट, वो होता है सेपोनिन होता है। मतलब एक हानिकारक तत्व इसमें महुआ की खली में पाया जाता है, जिसका प्रयोग धान में किया जाता है, वो होता है याद रखिए सेपोनिन। दोबारा से पॉइंट को रिवाइज करूंगा कि महुआ की खली का प्रयोग धान फसल में किया जाता है। महुआ की खली वही खली है जिसको मिट्टी में मिलने में लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। और महुआ की खली में जो हानिकारक तत्व है वो कौन सा पाया जाता है, याद रखिएगा सेपोनिन पाया जाता है। याद रहेगा। चलिए अब आते हैं हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन की जब बात ही कर रहे हैं तो इसमें तो वैसे कम होता है नाइट्रोजन, लगभग 2.5 के समथिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट।
चलिए बताइए, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 1960। क्या सही है? आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि यह सही है या फिर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करूँगा कि काजू अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित याद रखिए, इसको तो वैसे आपको सभी को पता होगा कि ये स्थित याद रखिएगा पुतूर में। कहाँ पर स्थित है? पुतूर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब गन्ना जब भी आप पढ़ते हो तो भाई गन्ने से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो गन्ने को अच्छे से रट लेना। ये कुछ मेजर क्रॉप्स है, जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूँ यहाँ पर क्रॉप्स की, तो कपास है आपका इम्पोर्टेंट है, गेहूँ है, धान है, गन्ना है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर क्रॉप है, इनसे क्वेश्चन तो पूछा है। एक मूंगफली को याद रखिएगा, एक सोयाबीन को याद रखिएगा। इधर साइड अगर बात करें तो सूरजमुखी और कुसुम है, उनमें से भी क्वेश्चंस पूछे आते हैं आपको। मसाले वाले याद रखिएगा, मसालों में आपको लगभग धनिया या जीरा की ही पूछी जाती है, वेराइटी जितनी भी है लगभग। ठीक है, तो उनको आप याद रखिए स्पेशल तौर पर। ऐसे याद रखिएगा, एक गाजर है उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एक आलू है उससे पूछा जाता है, और टमाटर से भी पूछ लिया जाता है, और कभी कभी मिर्च से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मतलब वो आपकी सारी क्रॉप रटी होनी चाहिए जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एग्जामिनर वैसे तो पूछो कोई सा भी सकता है जो आपके सिलेबस में है, लेकिन ज़्यादातर संभावना यहीं से होती है कि यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर कोर्स को कंप्लीट करोगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन अगर आप वैसे ही थ्योरी पढ़ते जा रहे हो, आपको ना कोई क्वेश्चंस का एक्सपीरियंस है, ना ही कुछ अटेंड करने का एक्सपीरियंस है, तो फिर आपकी थ्योरी काम नहीं आने वाली है। ठीक है, इसलिए थ्योरी पढ़िए लेकिन ऑब्जेक्टिव साथ साथ करते रहिए। इसीलिए यहाँ पर इस चैनल का टारगेट यही रहता है कि आपको क्वेश्चंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके वो करवाई जाए, और क्वेश्चंस किस टाइप में पूछे जा सकते हैं उनका यहाँ पर सॉल्यूशन करवाई जाए। ठीक है, तो चलिए 2 मिनट का भाषण था, शायद आपने अच्छे से सुना होगा। नहीं किया है मतलब नहीं सुना है तो इग्नोर कीजिएगा, आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि गन्ने की लाल सड़न बीमारी का कारण क्या होता है, इसका कारण क्या होता है। और रेड रोड से तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर वो गन्ना उठाएगा तो सबसे पहले नज़र उसकी जाएगी वो इस लाल सड़न पे ही जाएगी, रेड रोड पे ही जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए रेड रोड है ये किसके द्वारा होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा कि जो लाल सड़न बीमारी होती है ये होती है, याद रखिए, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा। किसके द्वारा होती है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा, फाल्केटम के द्वारा। ठीक है, ये कोलेटोट्राइकम फाल्केटम होता है क्या है? याद रखिए ये एक कवक होता है। क्या होता है? ये एक कवक होता है। अब ये रेड रोट है, इसको तो पहचान आप आसानी से सकते हो क्योंकि इसका जो तना होता है गन्ने का, इसमें क्या होता है एक हल्की धारी बन जाती है, रेड कलर की धारी आपको दिखाई देती है तने में, तो आप इजीली इसको पहचान सकते हो। ठीक है, और इसमें भी वैसे गंध आने लग जाती है जब ये रेड रोट हो जाता है, तो क्या होता है एक विशेष प्रकार की गंध आती है, स्मेल आती है। ठीक है, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। 2 बातें हैं, सबसे पहले कोलेटोट्राइकम फाल्केटम के द्वारा होता है, कवक होता है। ठीक है, इसके द्वारा ये होता है। वैसे इसके अलावा याद रखिएगा ये एक आर्थिक नुकसान पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? ये आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, मतलब इकोनॉमिक को ये डैमेज करता है। इतना याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर कि गन्ने का लाल सड़न बीमारी का कारण उपस्थित कहाँ पर रहता है, मतलब ये जो कवक है ये कहाँ पर पाया जाता है। दूसरे गन्ने को भी तो ये इफेक्ट करेगा, लेकिन रहता कहाँ पर है ये? तो ये रहता है, याद रखिए, बीज में। ठीक है, लाल सड़न है, रेड रोट है, तने में लगता है। और इसका आपको पता होगा कि गन्ने में जो हम नया प्लांटेशन करते हैं तो उसमें इसका तनाई तो यूज़ किया जाता है, मतलब इनकी जो गांठें हैं उन्हीं को तो यूज़ किया जाता है। तो बस आपको इजीली पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। याद रखें, रेड रोट का जो कवक रहता है ये इन्हीं में छिपा होता है, मतलब तने में ही छिपा होता है। तनाई ही तो इसका बीज है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा 2 आँख वाले टुकड़े, 3 आँख वाले टुकड़े। कुछ याद आया? याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर स्थित है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए है आज कि गेहूं का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर उपस्थित है। आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। आई थिंक यहाँ पर आज कम क्वेश्चन ही कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको पता है फटाके चल रहे हैं, तो उसकी आवाज़ यहाँ पर रिलेटेड करेगी आपको और मेरे को दोनों को, इसलिए बाकी के क्वेश्चंस बाद में करेंगे। 2 क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर करेंगे कि जिंक सल्फेट को किस उर्वरक के साथ मिलाने पर जिंक तत्व उपलब्धता बढ़ जाती है। तो याद रखिए जिंक सल्फेट को यहाँ पर मिलाया जाता है DAP के साथ।
30 क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थापित करने के लिए एजिटोबैक्टर का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिए एजिटोबैक्टर की जब भी बात की जाएगी तो ये इसका प्रयोग किया जाता है ग्रेमिनी, जो खाद्यान्न फसल है हमारी ग्रेमिनी वाली, उनमें इनका प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग किया जाता है धान और गेहूँ के लिए। ऐसे तो यहाँ पर याद रखिएगा जो राइजोबियम है ये सभी लेगुमिनेसी क्रॉप के लिए यूज़ होता है और याद रखिए एक सहजीवी संबंध स्थापित करता है। जो राइजोबियम होता है याद रखिए सहजीवी संबंध स्थापित करता है, लेकिन अगर आपको पूछा जाता है असहजीवी तो असहजीवी में आता है